जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें यह कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में यदि कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही। मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं 3 उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं सभापति महोदय। सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरमबर्ग में कन्वेंशन हुआ
जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल का मंचन हुआ, और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही। अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई जुडिशरी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया, वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए, और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को भी बदल दिया गया। वो लोग आज कहते हैं, और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक एक लाइन वेट कर आनी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था। आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय, मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। संविधान खतरे में था और तब हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। यह सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ढांचा गिरने पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। समझ में आता है, भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई। किस आधार पे? संविधान खतरे में था। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया है। उस समय जुडिशियल इम्यूनिटी थी, अब कोर्ट ने उसको हटाया है। संविधान खतरे में था। जब जब ये सत्ता में आते हैं संविधान खतरे में आता है। और सभापति महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, मैं देश की प्रबुद्ध जनता से पूछना चाहता हूं, ये बताइए देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है संविधान के हिसाब से? यूनियन कैबिनेट। ये यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? ये संविधान को खतरे में डालना नहीं था क्या? संविधान खतरे में था। और ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को कैबिनेट का रैंक था और वो रैंक असंवैधानिक था। लोगों को याद नहीं होगा, मार्च 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वह पद असंवैधानिक था। और यह भी याद होना चाहिए, इसी सदन के सदस्य हैं जय बच्चन जी को पहले इस्तीफा दिलवाया गया, उस चक्कर में खुद भी इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में जब वो रीइलेक्ट होकर आई, उस बीच में संविधान संशोधन करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें ये बताते हैं। 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था।
संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु के जेल में बंद है उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, संविधान खतरे में रहा है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। अब जब हम सत्ता में और विपक्ष में, याद करिए, इन्होंने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सीए केंद्र के द्वारा पारित कानून है। क्या संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य विधानसभा चुनाव कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं। ऐसा करना संविधान को खतरे में डालना, और इनके समय में संविधान को इन्होंने फिर खतरे में डाला। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सीए नागरिकता से जुड़ा विषय था। नागरिकता केंद्र का विषय, उसका प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद नागरिकता से जुड़े केंद्र के कानून पर प्रदेश की सरकारें इनकी प्रस्ताव पारित करें, ये संविधान खतरे में डालें। फिर भी मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, दो नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया है और इनको लगता है कि वो न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए। तो मैं अपने विरोधियों के सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूं कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है? सोनिया जी और राहुल जी को जिस नेशनल हेराल्ड केस में बॉन्ड लेना पड़ा, वो 2013 अक्टूबर में दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी जी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-7 में डिस्ट्रोवर्ड नजर का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, 30 साल से देख रहे हैं सभापति महोदय, हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए, और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है। वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है। इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अंतिम बिंदु में यह कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था, भारत जिसके बारे में कहा जाता था यहां साक्षरता और समझ का दर कम है, तो ये देश कैसे अडॉप्ट होगा। मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। 46%, जो हमारे बाद आने वाले 4 देशों में मिलाकर भी कम है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अंतिम समय में अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में उन्होंने वेदों के एक वाक्य को कोट किया राष्ट्रपति महोदया ने, जिसका जो उन्होंने बोला था, समानो मंत्रः समिति समानी, अर्थात सभी लोग समान रूप से आए और एक समान रूप से आगे बढ़े और एक साथ आगे आए। मगर सभापति महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसने कहा कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को सही ढंग से प्रयोग करेगा तो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया विल बी द बिगेस्ट नेशन एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सभापति महोदय, उसने कहा इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ
the place at which it remained most of the time in the history. अर्थात वो जो हमारा अतीत था वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में सुनिए, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल थिंकर थे जो चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं, तो पश्चिम वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वाले से हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से। वैसे सुनिए, वो इस्तीफा दिए थे फिर रीइंस्टेट हो गए, यानी केवल चुनाव के लिए था, वो चेहरे का नकाब उतर गया है। तो मैं उन्हें एक बताना चाहता हूं कि महोदय, आपको पता नहीं है भारतीयों के भारत की वास्तविकता क्या थी और आपके मन में गुलामी की मानसिकता क्या भरी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, या अरब के कई हिस्टोरियंस जिसमें इब्न असीर, इब्न कतीर, इब्न खल्दून ने ये वर्ड यूज किया है, अजीजुल ली इल्मीन इन बिलादुल इन हिंद, अर्थात द कूल ब्रीज ऑफ विजडम कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया। और ये हमको समझाते हम उधर से आए। और मैं प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। महोदय, जैसा कि मैं उस विषय पे बता रहा था कि इस कालखंड में जब राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा कि भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और 21वीं सदी भारत की होगी, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके दिमाग में गुलामी की मानसिकता अभी भी ऐसी पैबस्त थी कि वो अपना हर स्रोत बाहर से ढूंढते थे। जो कोई कहता था कि पश्चिम वाले अरब से आए, उत्तर वाले यूरोप से आए, पूरब वाले चीन से आए और दक्षिण वाले अफ्रीका से आए, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, इन तीनों जगहों का सिर्फ एक एक उदाहरण बताता हूं कि भारत का इन पे इन्फ्लुएंस था या इनका इन्फ्लुएंस भारत पे था। जो मैंने बताया कि अरब के लिए अरब के तमाम हिस्टोरियन, जिसमें इब्न असीर, इब्न अल खल्दून ने लिखा है अजीदुल इल्मीन इल बिलादुल हिंद, ये अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हिंद यानी भारत से कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज एंड विजडम आती। वो भारत को मानते थे कि हमने ज्ञान यहां से सीखा है और ये कहते हम वहां से आए। यूरोप वालों के लिए बताना चाहता हूं, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज। हमने नहीं कहा, एक यूरोपियन विलियम जोन्स ने कहा, जो एक अंग्रेज था और कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान हमसे सीखा है और ये हमको बताते हैं कि हमने उनसे सीखा। ये गुलामी की मानसिकता है। और मैं बताना चाहता हूं हमारे विरोधियों को, चाइना के बारे में एक फैक्ट है जो शायद हमारे बहुत से लोगों को ना पता हो। चाइना की संस्कृति में भारत का प्राचीन नाम जानते क्या है? मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। एंशियंट चाइनीज में भारत को कहते हैं टियानजाओ, TIANZHOU। कोई जाके चेक कर ले कि चाइनीज भाषा में टियान का मतलब क्या है और जाऊ का मतलब क्या है। जाऊ का मतलब होता है केंद्र, जैसे हमारे यहाँ पुर है, नागपुर, कानपुर, जयपुर, वैसे ही वहां ह्वानजाऊ, ग्वानजाऊ होता है। और टियान का मतलब होता है स्वर्ग। यानी चाइना मानता था कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ हेवन और यह कहते हमने चीन से सीखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत अभी तक नहीं गई। जिसके लिए हम लोग कभी बोलते थे कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि इनके दिमागों में अभी भी वो गुलामी की मानसिकता भरी है कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते अभी लोग नामी ग्रामी। ये लोग उसी अंग्रेजियत के राग में फंसे हुए हैं। परंतु सभापति महोदय ने जो ये बात बताया कि भारत का एक परिवर्तन का समय आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको किस रूप में आगे बढ़ाया है, मैं ये बताना चाहता हूं। यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हैं और सबसे युवा देश भी हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की होने वाली टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। और आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस ढंग से सिस्टमेटिकली उसमें मामला आगे बढ़ा। इंटरनेट के यूजर्स 2014 में 24 करोड़ थे
और अब 82 करोड़ हो गए। 3 गुनी संख्या बढ़ी है। 2023 का आंकड़ा है। फोन 1.2 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट के यूजर्स हो गए हैं और 67 करोड़ स्मार्टफोन के यूजर्स हो गए हैं। एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट जो इनके जमाने में 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड होती थी, वो अब 30 मेगाबाइट पर सेकंड है। और सभापति महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। डाटा की स्पीड के साथ डाटा की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और 1 जीबी डाटा की कीमत इनके जमाने में 270 रुपए थी और वो अब घटकर 19 रुपए हो गई है, यानी 25 गुना कम किया है। ये जरूरी था कि भारत को अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना है, और तब हम जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 46% वर्ल्ड के हिस्से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भी हमने लंबी छलांग मारी है। 2014 में मोबाइल हैंडसेट बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और 4,10,000 करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और जो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 100% भारत में कंज्यूम भी हो रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 78वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है और पेटेंट जो 2014 में 4,000 थे, आज 41,000 पेटेंट हो गए। और महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्व में भी हम किस रूप से हमारी स्वीकार्यता आगे बढ़ रही है। आज सक्षम विदेश नीति के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहां विदेश मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। और यह बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। रशिया से हमने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है जो रूस ने किसी को नहीं दिया, और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं जो नाटो के बाहर उसने किसी को नहीं दिए। आप सोचिए यह सक्षम विदेश नीति क्या संभव है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने सबसे सक्षम हथियार भारत को देने के लिए तैयार हो। और मैं एक वाकया बताना चाहता हूं, हमारे विरोधी विदेश नीति को हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते रहते हैं और उसमें देश का नुकसान होता रहता था। कोई इजराइल जाता था तो फिलिस्तीन नहीं जाता था, फिलिस्तीन से बात करेगा तो इजराइल से बात नहीं करेगा। पर मैं एक घटना बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब फिलिस्तीन जा रहे थे तो वो जॉर्डन में रुके और जॉर्डन के शाह ने कहा कि वो उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर में उनको भेजेंगे पैलेस्टीन। उल्लेखनीय बात यह है कि जॉर्डन के शाह हुसैन प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है। एक ही परिवार है जो प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है। और आप सोचिए, जॉर्डन का प्लेन था, हेलीकॉप्टर जा रहा था पैलेस्टीन और उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फाइटर्स। आप सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन कभी किसी एक देश के साथ अगर एक रूप में कभी हुए हो तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या डिप्लोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में भारत एक नए सिरे से एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ आगे दिखाई पड़ रहा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे जो विरोधी हैं वो इस विषय के लेकर जिस प्रकार का वातावरण इन चुनावों के दौरान दिखा, उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। अरे भाई, विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला? मगर अफसोस आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं,
भारत का ये बदलाव, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और मगर इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी उत्साह नजर आ रहा है कि वो उभर कर सामने आ गए। मगर महोदय, एक बात ध्यान देने योग्य है इस चुनाव में कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था, वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों के कंधे पे चढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं, वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। महोदय, ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है। अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते मेरा घराना तो देख, और इस ट्रायंगल से का एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नजर आया है। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा, इस चुनाव में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार के आक्षेप आरोप लगाए गए, आज मैं अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने विदेश की धरती पर जा कहा था कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियल प्रोसेस समाप्त हो गया है। अब उसी डेमोक्रेसी के चलते हुए आपकी अनेक सरकारें बनी हैं और आप अपने को हार के भी जीत की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया बहुत स्पष्ट रूप से कि अपने राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर आप देश की गरिमा को गिराने का प्रयास भविष्य में न करें। और नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महोदय, आज जो लोग बोल रहे हैं, राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे, हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता की बात कही। उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सब कुछ पता रहता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि छात्रों के विषय को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी तरीके से सतर्क है, और शिक्षा मंत्री ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट की है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है और 1000 साल की दृष्टि है, और हम 10,000 साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं। यानी हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है। आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल। इसीलिए हम 1000 साल आगे के भारत के भी सोचते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, 25 साल के आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर ले, मगर सभापति महोदय, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि सब लोग आए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, आइए, साथ में मिलिए, साथ में विचार करिए और उसके बाद एक साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। अभी जो आपको प्राप्त हुआ है इसको मंजिल समझिए नहीं,
अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे चलना है। और मैं अंत में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार के वाद विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में संघर्ष है, आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है और उस संघर्ष का समाधान कौन देगा? सिर्फ भारत से, जहां पर कि सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है। और उस सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं। इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह प्रसिद्ध पंक्ति, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो ये बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व का आगे बढ़ने वाला है। कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। हमने किसी को परेशान नहीं किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए अंत में एक और कहता हूं, इसलिए आश्वस्त रहिए, आप चाहे या न चाहे, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा। करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद।